हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। ओके, हाँ, सब कुछ बढ़िया है। तो एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को आप सभी लोग जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से। चलिए भाई, एक बार शेयर कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए जिसका नाम है वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ये टेलीग्राम है। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो टेलीग्राम ये है, और साथ ही साथ में चलिए अच्छा टाइम टेबल है। मॉर्निंग में 10 बजे है, दोपहर के 2 बजे है, रात के 10 बजे। 3 क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा है नहीं। और 10 बजे हमने स्टार्ट किया थ्योरी की क्लास। थ्योरी आज से स्टार्ट है, कल आपको नया टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई, क्लास की तरफ आ जाइए फटाफट से। रेडी हैं? क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस रक्त समूह वालों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि सर्वग्राही किसे माना जाता है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। जगजाहिर वाली रिप्लाई है, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है, ए बी। ठीक ठीक ठीक, सब सही है। प्राप्तकर्ता सब सही है। किसने किसने ओ पॉजिटिव बताया? ओ पॉजिटिव वाला जल्दी से नाम खोजने दीजिए। अरे बहुत सारे लोगों ने वो बता दिया। अरे 1 हो गए, 2 हो गए, बहुत बढ़िया। ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव को हम जो सर्वदाता, भाई देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता। सर्वग्राही का मतलब है सबसे ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। ग्राही का मतलब प्राप्त करने वाला। ठीक है, ग्राही का मतलब अब हिंदी भी आपको समझानी है। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, लेने वाला, प्राप्त करने वाला, प्राप्तकर्ता जिसे कहेंगे शुद्ध भाषा में। अब यहाँ पर सर्वदाता देने वाला, जो देता है उसे हम कहेंगे, वो सर्वदाता होता है ओ समूह। ठीक है, और ये सर्वग्राही ए बी होता है। ठीक है, अब चलिए रक्त समूह के बारे में जान लेते हैं। रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? ये हमने तो क्वेश्चन पूछा, लेकिन सबसे पहले रक्त समूह की बात की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी सबसे पहले रक्त समूह की बात। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज बता दें, अगर आप जानेंगे रक्त समूह किसको कहेंगे। जैसे रक्त समूह डिफाइन आपको पता कैसे करना है। रक्त समूह आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखेंगे आपको पूरा रक्त समूह ही क्लियर हो जाएगा। जो एंटीजन होंगे, एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन, और साथ ही साथ में एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर देखिए रक्तदाता समूह किसको किसको ये दे सकते हैं। अगर एंटीजन ये है तो एंटीजन बी होगा, सॉरी एंटीबॉडी बी होगा। और एक किसे किसे रक्त दे सकते हैं? ए और ओ को। बी है तो रक्त समूह कौन सा होगा? ए होगा। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति, इसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी यहाँ पर ए होगा, जस्ट अपोजिट। और एक किसे किसे दे सकता है? बी को और ओ को। ये हो गया। अब बात करेंगे ए बी की, तो एंटीजन इसमें ए बी होगा और एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। और किसे रक्त दे सकते हैं? ए बी बी ओ, सर्वग्राही होते हैं। ठीक है, और अरे रक्तदाता समूह मतलब रक्त देने वाला। इनको कौन कौन रक्त दे सकता है भाई? रक्त देने वाला किसको किसको रक्त किससे किससे ले सकते हैं? ओ है तो यहाँ पर एंटीजन अनुपस्थित होगा, एंटीबॉडी ए और बी होगा, और ओ जो है सर्वदाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है।
ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ 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 चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? 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 आगे बढ़िए। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका है, नाभिक है, परमाणु है, प्रोटोप्लाज्मा है? विकल्प कौन सा सही है? हाँ हमको पता है ना, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने बताया था? कोशिका सिद्धांत किसने बताया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन, स्वान, ल्यूवेनहॉक, आइवानोवस्की, किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की बात सबसे पहले किसने की थी, या फिर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, लाइसोसोम ये कोई मशीन नहीं है, ये कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हिपैरिन ने, शाल्क ने, डुवे ने? डी डुबे, तो उत्तर आपका डी डुबे ही सही होता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? विकल्प आप सभी के सामने है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या के थैले किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है। अच्छा, ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी का है? कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा को फिल इन द ब्लैंक की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थल के रूप में माना जाता है। थुम्बा को किस लिए, किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में माना जाता है? आपको बताना है, रिप्लाई करना है। चलिए जल्दी से बताइए। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। भाई एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। एक बार दिल से वीडियो को शेयर करेंगे। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की वजह से। देखिए आपको बताते हैं, थुम्बा को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता था। तो ये इक्वेटोरियल मतलब होता है भूमध्य रेखी। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये बताना है आपको, थुम्बा जो है इसकी स्थापना, जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960, 61, 62, या फिर कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाता है 1962 में। अच्छा, इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना 1960, 1859 या फिर 1959 या फिर 1969 कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, इसरो की स्थापना। इसका सही जवाब हो जाता है 1969 में हुई थी। और कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बिना विकल्प के आप लोग जल्दी से बताओ। और साथ ही साथ में इसरो के प्रेजेंट टाइम के निदेशक कौन है? अध्यक्ष कौन है या फिर मेन कौन है? चलिए सोमनाथ, अच्छा, चेयरमैन है, ठीक है, सोमनाथन है। और ये इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में है
कर्नाटक के बेंगलुरु में है, और ये हैं सोमनाथन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय, आमाशय है? कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करिए भाई, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करेंगे तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को कवर करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महादेव शांति से रहेंगे, बता रहे हैं पहले। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? अच्छा हुआ, जैसे हमने कमेंट देखना शुरू किया ना वैसे ही दर्शन हो गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जस्ट अभी मैंने शुरू किया था। हाँ, यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प, यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, यकृत है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ये भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन, कैसा बनाता है? जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से। बहुत बढ़िया। ये जो पित्त है भोजन को कैसा बनाता है? यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, ये सही है। और ये वसा का पायसीकरण भी करता है। और अच्छा ये बताइए, शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण ये कहाँ पर होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। पहला हमारा क्वेश्चन है हृदय है, दूसरा फेफड़ा है, यकृत है, चौथा है गुर्दा है। कौन सा सही होगा? यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? फिर से कमेंट नहीं दिख रहा। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। यहां पर लीवर, यकृत जो मैंने विकल्प दिया था वो सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये ना अंकिता की साइंस बहुत तगड़ी, मतलब अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बस आगे चले और क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा ये बताइए, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर फेफड़ा? कौन सा सही होगा? जल्दी से देखिए, जल्दी से। क्या कर रही है? देखा देखी क्या कर रही है? कौन रो रहा है? आगे आगे आगे। इसका सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल सही है, अग्नाशय। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता है अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जल्दी से बताइए। ये सारे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। हाँ, अग्नाशय की वीटा सेल के द्वारा, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन, फिल इन द ब्लैंक, का कारण बन सकता है क्या? निकट दृष्टि दोष का, दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष से रिलेटेड उत्तल अवतल इन सभी को छोड़ करके ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताइए, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या फिर टेढ़ापन का कारण बन सकता है, किसका कारण? भाई जल्दी से बताइए। यहां पर हमारा उत्तर सही हो जाता है विकल्प आपका ए, निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें निकट की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की नहीं दिखाई देती, स्पष्ट दूर वाली नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अच्छा, निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता, त्रिज्याएं या फिर फोकस दूरी कम हो जाती है या क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, इसीलिए नाम भी निकट पड़ा है। तो इसमें ना ये जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बनने की वजह से इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा जाता है। जबकि ये होता है ना, पूछा जाता है कि भाई जब निकट की साफ साफ दिखती है तो दोष क्यों लगाया गया निकट दृष्टि दोष? तो रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये हो जाता है रेटिना पहुंचने से पहले उसके निकट बनने लग जाता है। रेटिना यहाँ पर है तो इसका चित्र यहीं पर बन जाता है।
ये बात है, ठीक है। तो और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जल्दी से ये बताइए। उत्तल लेंस, उत्तल, अवतल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समतल, फटाफट से बताइए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट से। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होती है? जहाँ ये मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्याएं या फोकस दूरी कम हो जाती है अथवा क्षमता बढ़ जाती है, दोनों एक ही बात हुई। भाई आप लोग हैं कि चले गए? हाँ ठीक है। अच्छा, अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता कम हो जाती है, ये चीज होती है। अब यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब, ये रेटिना है तो ये रेटिना से दूर इधर बन जाता है, तो यही चीज यहाँ पर बने तो इसके लिए क्या करते हैं? कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? इसमें अवतल है तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। वही वाली ट्रिक है, दूर लिखेंगे तो दा पे बड़े ऊ की मात्रा होती ना, दूर दृष्टि दोष में बड़े ऊ की मात्रा, इधर ऊ भी है, बड़े ऊ की मात्रा और ऊ का कनेक्शन हो जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है निकट में हो जाएगा अवतल लेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, आप लोगों की रिप्लाई एकदम से ऐसी आ रही ना कि जैसे लग रहा मरेले ही वाली रिप्लाई आ रही है, मजा नहीं आ रहा, एकदम से घिस घिस के आ रही है। भाई खाली ऑब्जेक्टिव देखना है क्या? खाली ऑब्जेक्टिव ही देख लेना है। अच्छा इसका कौन सा सही? गूगल है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा, बता के आगे बढ़ चलें। मतलब यहाँ पे जो बता रहे थे कथा थोड़ी ना कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमने बताया उत्तल अवतल इधर उत्तर और रेटिना, इन सब का जो कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन ही तो है ना, कहानी थोड़ी ना अपनी बता रहे हैं कुछ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है। चलिए भाई विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए है, वेब ब्राउजर नहीं है, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, गूगल। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास किसने किया था? किसने किया था? टिम वर्नर्स ली ने। किसने किया था? टिम वर्नर्स ली ने किया था सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास। कब किया था? 1991 में। वर्तमान में कुछ वेब ब्राउजर है जिसमें आपका ये सफारी हो जाता है, एप्पल सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है जगजाहिर वाला, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है जल्दी से। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, अगला ओके, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र हो जाता है, विकल्प आपका बी सी होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH होल ट्वाइस, इसको हम एक किसी और नाम से भी जानते हैं, CaOH होल ट्वाइस को। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बुझा चूना के नाम से भी जानते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को पता है क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, ये नाम पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O। अब ये बताइए इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, या फिर जिप्सम कहते हैं,
सोना कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तुक्का ही मारना है, तुक्का मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से तुक्का मार लीजिए। इसे हम क्या कहेंगे? हाँ, इसे हम नहीं, इसमें इसका सही जवाब हो जाता है, इसको हम कहते हैं जिप्सम कहते हैं। लेकिन जब इनमें इसमें जल की जो मात्रा होती है कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, तब हम इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसीलिए मैंने ये पूछा है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट में जब H2O जो पानी का अणु 2 रहेगा तो यहाँ पर ये रहेगा जिप्सम, लेकिन कैल्शियम सल्फेट में जब हाफ यहाँ पर 1/2 H2O रहेगा तब ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, टेक्निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? फटाफट से रिप्लाई करिए, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 90 है, 89, 88, 87? उल्टा गया है यहाँ पर, देखिए 87, 88, 89, 90। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? शाबाश, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी 1989। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको साइड में बताने वाले हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है पहले तो ये बताइए। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को। चलिए हम यहां पर आपसे ये पूछ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, ई से क्या होगा? ई से एल्डर, एजुकेशन, ज्यादा नहीं, जो हम पूछ रहे हैं वो बताना है आपको। एडुसेट क्या होगा? कौन सा क्या सही होगा? हैं? देखिए, ई से एजुकेशनल होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सी से क्या होगा भाई? सेंट्रल होगा, सेंट्रल, सेंट्रल कल्चरल या क्लासिकल, तीनों में से कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अब आगे क्वेश्चन ये पूछते हैं, यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1940, 49, 50, 45? कौन सा सही होगा? यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करेंगे जल्दी से। हाँ, इसका सही जवाब हो जाता है कल्चरल होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? चल नहीं रहा है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम? कौन सा सही होगा? हेडक्वार्टर इसका है फ्रांस के पेरिस में। हेड कौन है? हेड कौन है? एंड्रे एजोले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, सांची का स्तूप है कहाँ पर? एक मिनट, सांची का स्तूप है कहाँ पर? सांची का स्तूप उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारी चीजें यही सब जगह पे घूमती फिरती रहती हैं। फटाफट से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई, जल्दी से आप लोगों की रिप्लाई आ जानी चाहिए, जल्दी से फटाफट से। यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा ये सांची का स्तूप हमने पूछा, तो सांची का स्तूप है कहाँ पर ये आपको बताना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आगे, इसीलिए तो न्यूयॉर्क हम बताते हैं, जैसे कि आप लोग ना, हमें पता है इसका सही जवाब हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश है। अच्छा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से बताना है आपको। अशोक, अकबर, इल्तुतमिश? कौन सा सही होगा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है।
किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? आगे क्वेश्चन की तरफ, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है? कौन सा सही जवाब होगा? आगे देखिए, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी, डेनमार्क है। विकल्प डी सही होता है। डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। अच्छा, सहकारी कृषि किसे कहते हैं? सहकारी कृषि कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर के समानता के आधार पर अपनी अपनी भूमि मिला करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं मिलाकर के खेती करने के। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, ये आप बताइए। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है भाई? नई दिल्ली होगी नहीं। चलिए, कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? रुपया, एन, टका, क्रोन? चलिए जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है डेनिश का, डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? कल हमारा मन कर रहा ना स्टैटिक जीके करवा देते, आप लोगों की ना दिली इच्छा पूरी हो जाएगी, जैसे नहीं होता फास्ट चलने वाली थोड़ी सी। अगला, STTP का पूर्ण रूप क्या है? आप जल्दी से बताएंगे STTP का। अगला क्वेश्चन हमारा, जय हिंद। STTP का पूर्ण रूप, विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? STTP का पूर्ण रूप होता है, कहाँ पर है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है ना। विकल्प आपका बी सही होता है। पता है HTTP वर्ल्ड वाइड वेब पर, www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल माना जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपको मैंने बताया है HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? आप जल्दी से बताइए। और आप लोग ना एकदम से जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करिए भाई। एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से, थोड़ा सा कम से कम, हाँ एक बार जल्दी से। अगला और थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए। आप लोग के रिप्लाई में थोड़ा सा, जब आसान सा क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मजा नहीं आता है। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल के आगे क्या जुड़ेंगे हम? यहां पर सिक्योर, क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। आसान सा क्वेश्चन आ गया, चलिए आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को प्राप्ति का आह्वान किया गया था? स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। चलिए जल्दी से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये आप लोगों से एकदम से एक क्वेश्चन चिपक गया है और आप 1-2 दिन से लगातार देख रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? 9 है, कौन सा सही होगा भाई? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है 1906। विकल्प डी से होता है 1906। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, इसमें सबसे पहले स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब तो विकल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, अब जल्दी से बताइए 1906 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगला क्वेश्चन हमारा, अगला, अंजलि भी बहुत अच्छा रिप्लाई करती है, बहुत बढ़िया। आगे, कुछ बच्चे बहुत ही बढ़िया रिप्लाई करते हैं, रोज नाम नहीं लेना चाहते, नहीं तो एक होता है ना कि खुद थोड़ा सा कभी ऐसा ना हो जाए कि वाह। यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अभी विकल्प देते तो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी में से सुभाष चंद्र बोस आप लोग चुन लेते हैं। देते विकल्प जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का, हमारे बच्चे इतने बढ़िया चुनते हैं सुभाष चंद्र बोस, ना ये चुनेंगे ना ये चुनेंगे, सुभाष चंद्र बोस को चुन के बैठ जाएंगे। अच्छा, और ये अधिवेशन कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? ये बताइए, ये मैंने नहीं बताया है, ये नया है। हाँ जरूर जरूर, जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन, 21वां, 22वां, 23वां या 24वां, कौन सा था?
कौन सा सही होगा? कौन सा अधिवेशन? ये 1906 का कौन सा? हाँ, 22वां अधिवेशन था। अभी कहेंगे जेंडर पक्षपात, रिप्लाई कौन दिस? 22वां अधिवेशन था। ये कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, लाहौर, कहाँ पर हुआ था? कोई बताएगा जल्दी से? अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ पर हुआ था? हाँ, कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में ये हुआ था। अच्छा भाई, 1909 के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार हुआ, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था? पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ठीक है, चलिए, अगर सबसे पहले स्वराज शब्द के प्रयोग की बात करते हैं तो किसने की थी? किसने किया था? कोई बता सकते हैं? बता सकता है तो कमेंट में बताएगा। अच्छा, ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, किसका है? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, किसका है ये सही जवाब? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना आपको। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? देखिए, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, फर्दर एक्सटेंशंस एट मोहनजोदड़ो, डीपर कहाँ गए एक्सटेंशन? एक्सटेंशन तो पहली बात है नहीं, एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, या फिर आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो। इसमें आप लोग तुक्का मारेंगे, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी होता है, फर्दर एक्सटेंशंस एट। अरे भाई, ये इंग्लिश पे जाइए, हिंदी ना सही से टाइप नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकेवेशंस एंड एट मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अर्नेस्ट मैके की बहुत सारी पुस्तक हैं, इसमें एक है पूछी जाती है बड़ा ज़्यादा, इंडस, आपके टेट वगैरह में तो नहीं पूछी गई, इंडस सिविलाइजेशन भी बड़ी पूछी गई, इंडस सिविलाइजेशन। तो ये है, इन्हीं की है, अर्नेस्ट मैके की है। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मुर्दों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ये बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? एक मिनट, 1920 21 मिली राखलदास बैनर्जी के द्वारा जो की गई थी वो हम पूछ रहे हैं, 31 या फिर 34? कब की गई थी? 1920 21 31 या फिर 34 में? चलिए जल्दी से बताइए। आपका अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट है, जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है? शावा, ईदो, रीवा, होसेई, बताइए। हाँ, 1921 सही जवाब है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में राखलदास बैनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? कोई बताए तो जाने। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ एक साम्राज्यिक युग की शुरुआत हुई थी, जिसे हम कहते हैं, विकल्प आपका सी से होता है, रीवा है। विकल्प सी से होता है, रीवा है। इससे पहले जापान में कौन सा युग था जानते हैं? इससे पहले ये युग था, हिसोई युग था। हिसोई युग का मतलब जानते हैं क्या होता है? शांति प्राप्त करना। हिसोई युग शांति प्राप्त करना, जबकि रीवा युग का मतलब है ऑर्डर और हारमोनी है। ऑर्डर और हारमोनी है। एकदम से नया क्वेश्चन होगा तो कई मारेंगे, पता है। अच्छा, जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भाई तबीयत नहीं सही लग रही। अगला देखिए, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? आगे बताइए। शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो है, डेक्कन क्वीन है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग क्लास करिए। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से।
भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है, विकल्प आपका डी से हो जाता है, डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली लंबी दूरी की ट्रेन है, पहली सुपरफास्ट ट्रेन। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, रिपन, लॉर्ड मेयो, चेम्सफोर्ड, कौन सा सही होगा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। यहां पर किसके हाँ डलहौजी इसका सही जवाब हो जाता है। भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? कोई डेट बता सकता है कब हुई थी? 1930-35, 30 में या फिर 35 में या फिर 45 में, कब हुई थी? और 34 किलोमीटर की दूरी पहले ट्रेन ने तय की थी, जिसका नाम क्या था? अब आप ये बताइए, आप लोगों ने खूब सुना होगा 34 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, हाँ। लेकिन अब ये बताइए उस ट्रेन का नाम क्या था? जल्दी से कोई बताए तो जाने उस ट्रेन का नाम, चैलेंज है, उस ट्रेन का नाम जल्दी से बताइए। 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलो की नहीं थी, 34 किलोमीटर चली थी, राजधानी एक्सप्रेस थी। बहुत बढ़िया, एक के विकल्प में बचा रहा। अब बताओ जल्दी, मुंबई से ठाणे के बीच थी 34 किलोमीटर। अब उस ट्रेन का नाम बताइए जल्दी से, भाग भाग के, चलो भाग भाग के रिप्लाई करा फले। हम बताएं? चलिए अच्छा तुक्का मारिए, रेड ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लू ब्यूटी, ग्रीन ब्यूटी, कौन सा सही जवाब होगा? हम कभी नहीं बताएं, ये भी सही बात है, कभी नहीं बताए हैं। बहुत बढ़िया, यहां पर सही है जवाब ब्लैक ब्यूटी है। नीतू की रिप्लाई आई है, भले ही विकल्प देख करके ब्लैक ब्यूटी सही रिप्लाई है, ठीक है, ये हमने नहीं बताया है। इसका सही जवाब हो जाता है, जो ट्रेन थी ना उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्लियर है, ब्लैक ब्यूटी नाम था। अच्छा ये बताइए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1915, 1919, 1905, कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये नाम तो बड़ा अच्छा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कोई रिप्लाई ना कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाता है रेलवे बोर्ड की, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। अच्छा एक चीज और बताइए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस, आप लोगों की एकदम से ना जो कमेंट आ रहे हैं एकदम से खुश नहीं कर रहे हैं। रेल दिवस 10 अप्रैल, दूसरा 20 अप्रैल, तीसरा 16 अप्रैल, कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कोई बात नहीं, किसी का देख लिया कोई दिक्कत नहीं। अगला जो ना कभी कभी कमेंट हमारे सामने आ जाता है वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल सही जवाब हो जाता है, नकलची, 16 अप्रैल सही जवाब। अच्छा ये बताइए, चलिए अब यहाँ पर ये बताइए जल्दी से, फटाफट से रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? कब से कब तक रेल सप्ताह मनाया जाता है? 10 से 17 अप्रैल, 10 से 16 अप्रैल, 16 से 21 अप्रैल, कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, टाइम दे रहे हैं, इतने में तो वैसे ही सब कहते हैं फास्ट चलिए फास्ट चलिए, इतना टाइम दे देते, इतना तो बहुत है। आगे देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, 10 से 16 अप्रैल। भैया मिश्रा की भी रिप्लाई सही आ गई है, 10 से 16 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाता है रेल सप्ताह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ चले गए थे? किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? मतलब अपने नाम, मतलब माधवी कुट्टी के नाम से ये लिखती थी। कमला दास, बालमणि अम्मा, तोरू दत्त, नयनतारा सहगल।
अगला, ध्यान से देखिए, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है कमला दास। विकल्प आपका ए सही होता है कमला दास। कमला दास ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। कमला दास जानते हैं अंग्रेजी और मलयालम भाषा की भारतीय लेखिका हैं और कमला दास को 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। कितने रुक रुक के रिप्लाई कर रहे हैं भैया। दिन भर आप लोग शांति से रहते हैं, दिन भर शांति से रहते हैं, लेकिन 10 बजे तक भी आप लोग हमको सही से 10 बजे का टाइम रखे तब भी आप शांति से हमको टाइम नहीं दे सकते। सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत कौन है। आप लोगों ने एक मूवी देखी, लूसी नाम है, आप देखिएगा जरूर, इंग्लिश की है, 2-3 बार देखेंगे समझ आ जाएगा, लिख देखिएगा जरूर, माइंड के ऊपर जो बात कर रहे हैं आप लोग ना, जरूर देखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी से होता है महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई, पहले तो ये बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ चला चला चला, बाय बाय बाय, चला जल्दी से भाग जा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है। हाँ, ये किसके शासनकाल में हुई थी, मोदी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी भैया बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तभी तो हम रात में क्लास करा रहे हैं, रात बड़ी होती है तो दिन छोटा है, रात बड़ी होती है तो दिन में थोड़ी ना क्लास हो रही है, रात में ही हो रही है। रात बड़ी है तान के सोइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है 2014 में, 2014 सही जवाब हो जाता है, वो भी 11 अक्टूबर 2014। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताइए इससे रिलेटेड। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन ये बताइए किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य पर, जयप्रकाश नारायण, कौन सा सही होगा। ये देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ योजना अगर आपसे पूछे तो आप बता ले जाएंगे, उम्मीद कम है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं आदत के अकॉर्डिंग, कुछ छोड़ने का मन नहीं करता है, जैसे लगता है नहीं, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत फटाफट से बताइए। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015, 1 अक्टूबर 2015, 1 जुलाई 2015, 1 मार्च 2015, कौन सा सही होगा। पच्चीस सितंबर 2014 को कुछ और हुआ था, अभी पूछते हैं उसको भी। इसका सही जवाब हो जाता है 1 जुलाई 2015 को। चलिए ये बताइए, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 24 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। विकल्प आप सभी के सामने 3 है। हाँ बिल्कुल सही है, मेक इन इंडिया की शुरुआत ये हुई थी 24 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, 2014 को मेक इन इंडिया की हुई थी। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014,
2 अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर 2015, कौन सा सही होगा? मैंने क्या पूछा? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, इसका सही जवाब हो जाता है 28 अगस्त 2014 को। क्या सही जवाब होगा? 28 अगस्त 2014 इसका सही जवाब है। अच्छा, अब ये बताइए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान, इसी में सही हो जाएगा। एक और जोड़ लीजिए, 2 अक्टूबर, यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए, 2 अक्टूबर 2015। अब इसी 3 में सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2015। आपको बताना है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 इसका सही जवाब है, 2 अक्टूबर 2014 इसका सही जवाब है। ठीक है, अब यहीं पर आप बताइए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल पेंशन योजना, अगर हम विकल्प की बात करते हैं, 1 मई 2015, 4 मई 2015, 9 मई 2015, है मई में ही और 2015 में ही। अब आगे बताइए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचता है, इन दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हेलो कर रहे हैं, हाँ हाँ आप बताइए। अरे भगवान, आगे 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 मैंने क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन, अगला मैंने क्या पूछा था, कुछ बताइए। चलिए पूछते हैं, बेटी बचाओ, अच्छा किससे बात कर रहे थे? गेट खोलना था। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अच्छा मैंने नहीं पूछा था, चलिए बताइए बेटी 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 बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015, 23 जनवरी 2016, कौन सा दोनों में से सही हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। अच्छा एक और क्वेश्चन बचता है, एक और है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना, इसको आप लोग बताएंगे, खोजेंगे, आगे चलते हैं। आज वो है ना शादी, लगन बहुत ज़्यादा है ना, तो ये है सब सर दोस्त की ना शादी में एकदम से एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन है, वेवेल है, इरविन है, रीडिंग है, कौन सा सही है? अगला अगला हमारा क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ये स्थानीय निकाय वाला ना, ये भी आप लोगों को एकदम से ऐसे मतलब दिमाग में क्या, हमको लग रहा है नसों में घोल दिए हैं, तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए, लॉर्ड रिपन। अच्छा वो जो था ना सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी 22 जनवरी 2015 को ही था। अगला यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1822 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, और इस वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था इसे वायसराय लिटन ने 1878 में पास किया था। मतलब लिटन ने शुरू किया, रिपन ने इसको ख़त्म किया था। अच्छा रिपन के बारे में एक और बात है, सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु
इन्होंने कितनी की थी, कितने से बढ़ा करके कितनी की थी, विकल्प की जरूरत तो है नहीं, कितने से बढ़ा करके कितनी की थी आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। आगे, हाँ कितनी की थी, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है 19 से बढ़ा करके 21 कर दी थी। और रिपन के समय में सबसे पहले नियमित जनगणना शुरू की गई थी 1881 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और बेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड बेबल के समय में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग के समय की कुछ पता है महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बताते हैं, पता होगा कि नहीं आपको। देखिए 1921 का मोपला विद्रोह, 1921 का मोपला जो विद्रोह हुआ था ना, इन्हीं के समय में हुआ था। मोपला विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। अच्छा ये बताइए मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है। और साथ ही साथ में ये है इनके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना, ये रीडिंग के समय की ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। फ्रांस है, जर्मनी, हंगरी है, डेनमार्क है। रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, देखिए रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस है, जर्मनी, हंगरी है, डेनमार्क है। हाँ केरल से संबंधित है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, रूर क्षेत्र, विकल्प यहां पर आपका बी से हो जाता है, जर्मनी है। रूर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो अच्छा ये बताइए जर्मनी का प्रमुख खनिज किसे माना जाता है। सोना है, चांदी है, हीरा है, कोयला है। रिप्लाई करिए। गेस्ट को भगाइए, पहले सबसे पहले रिप्लाई करिए। गेस्ट को किनारे करिए, गेस्ट आराम से बैठे रहेंगे। ठंडा पानी एकदम से पिला दीजिए, वैसे ही सो जाएंगे। यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है, ये है कोयला है। कोयला जर्मनी का सर्वप्रमुख खनिज है, जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूर बेसिन वेस्टफेलिया है। क्या है, वेस्टफेलिया। रूर बेसिन में कौन सा कोयला मिलता है जानते हैं, बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस कोयला मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं, रूर प्रदेश को। आगे अच्छा भारत का रूर किसे कहा जाता है, भारत का रूर जर्मनी की लॉन्गेस्ट रिवर है, रेन रिवर। बहुत बढ़िया। डेली आप सभी के 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ में ये बताइए भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश हैं, कौन बोलिस, भारत का रूर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी किस तरह का कर है, जीएसटी किस तरह का कर है। छोटा नागपुर का पठार क्या है। अगला, जीएसटी किस तरह का कर है। जीएसटी मूल्य संवर्धित कर, आयकर, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी, अप्रत्यक्ष कर है। विकल्प आपका डी से होता है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखिए जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अच्छा ये कब से लागू किया गया, जीएसटी कब से लागू किया गया। 2016, 2015, 2014, 2017, कब से लागू किया गया, ये कब से लागू किया गया।
ये 2017 से लागू किया गया भाई। अगर इसके और डिटेल की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अच्छा आप बताएं, आपको जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स शामिल हैं? जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स शामिल हैं आपको बताना है। जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स हैं? जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स हैं। जानते हैं कौन सा है? पहला है सीजीएसटी, सब में ऐसे ऐसे ये फुल फॉर्म है ना, सीजीएसटी। सीजीएसटी में सेंट्रल का है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है, सेंट्रल। दूसरा है एसजीएसटी, इसमें अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा, ये आईजीएसटी होता है, ये होता है आईजीएसटी, इसमें अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। लेकिन जो एसजीएसटी होता है, एसजीएसटी, जीएसटी, ये आईजीएसटी है। एसजीएसटी में राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर ये हो गया जीएसटी का, मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको बता दिया। और अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ये, ठीक है। और साथ ही साथ में 4 पढ़ा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का जो प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन भी करता है। प्रत्यक्ष कर में ये जानते रहिए। एग्जाम्पल में आप ये जानिए, आयकर है, टैक्स जो दिया जाता है, आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, इसमें अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों का हम लोग कर देते हैं, लेकिन हमें बाहर नहीं पता चलता है, पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ कहाँ हम दे रहे हैं। तो सीमा शुल्क है, सेवा कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, बहुत सारे टैक्सेस हम लोग दे देते हैं, समझ ही नहीं आता है। इसमें बाहर पड़ता है प्रत्यक्ष कर, मतलब हम ही पे करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में वो पता नहीं चलता, बस वो कट जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल जो हमने बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? यूएसएसआर, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है, कौन सा सही है? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया। अच्छा ये बताइए, हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछते चलते हैं, आप बताइए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली बिना विकल्प आप लोग देते चलिए रिप्लाई, तो जाने हम एकदम से फटाफट से चलने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग रिप्लाई करते रहिए। हमने पूछा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ब्रिटेन है। दूसरा क्वेश्चन, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता, फिर से जल्दी से, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? विकल्प नहीं देंगे। एकल नागरिकता, इसका भी ब्रिटेन है। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से? द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से है? द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? द्विसदनीय व्यवस्था, बहुत बढ़िया। अब दुविधा ब्रिटेन होगी तो एक दाएं तो अब कितना तो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका हो बे करे। ये एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन के हैं। अगला पूछते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? जल्दी से, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस तरीके से निर्धारित होता है? ये सारी चीजें किससे ली गई हैं? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? ये भी, इसका भी सही जवाब होता है यूएस से है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था ये किस देश के संविधान से ली गई है? आपको जल्दी से बताना है, चलिए जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाता है? वाइस प्रेसिडेंट, ये भी, ये तो यूएसए का हो गया, सही है। आगे हमने पूछा न्यायालय के न्यायाधीश, इसका भी सही जवाब यूएसए होता है। अच्छा एक और आपको बताना है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी का वाइमर संविधान है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से ली गई? इसका भी सही जवाब हो जाता है यूएसए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। चलिए जल्दी से बताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका सही जवाब हो जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत में आयरलैंड हो जाता है। अच्छा अगला, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो किस संविधान से है? चारों विकल्प यही है, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। कौन सा सही होगा? हमने अगला क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? एकदम से रिप्लाई मस्त वाली नहीं आ रही है, जिसे कहते हैं ना बढ़िया से ताबड़तोड़ वाली। तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये भी आयरलैंड से ही है। राष्ट्रपति ये जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, सदस्यों का नामांकन 12 का किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था ये किस देश के संविधान से ली गई? संघीय व्यवस्था, ये 4 विकल्प है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अगला आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही जवाब हो जाता है कनाडा। संघीय व्यवस्था कहाँ के संविधान से ली गई? कनाडा इसका सही जवाब है। अच्छा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची विकल्प है आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ये आप लोगों की तैयारी पूरी बता रही है। समवर्ती सूची, कोई रिप्लाई नहीं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही, ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अच्छा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, ये वाली व्यवस्था कहाँ से ली गई? संसद के दोनों सदनों की जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त, इसका भी सही जवाब हो जाता है आयरलैंड। कौन बोला? इसका सही जवाब होता है, इसका भी ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा आपातकाल के समय अधिकारों का जो स्थगन होता है, कौन से अधिकार? मूल अधिकार की बात करें। आपातकाल के समय, अगला देखिए ध्यान से देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है ये किस देश के संविधान से? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ये चारों विकल्प आपके हैं अभी भी वही। कौन सा? ये बिल्कुल सही भाई, जर्मनी इसका सही जवाब है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है। अच्छा अब आगे एक दो और पूछते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा सही जवाब होगा? यहां पर पूछ रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका है। और साथ ही साथ में राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और साथ ही साथ में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, वो नामांकन जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन हम अभी पूछ रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ये दक्षिण अफ्रीका है। दोनों में देखिए हम क्यों सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे कि आप लोग एकदम से माइन्यूट डिफरेंस जो होता है ना वो आप क्लैरिफाई कर सके, एकदम से क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हम जानते हैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिख पाते, बाकी नॉलेज मिलती है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? इन मेमोरियम ये किसने बनाई थी? 18, देखिए डिफरेंट क्वेश्चन मिला है तो 1857 के विद्रोह से ही संबंधित जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से हम क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं डेली का डेली। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प डी, जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है नहीं, विकल्प आपका डी सही होता है। तो ये जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था आप लोग जानते हैं और रिप्लाई करेंगे। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? गुलाब और नमक, कमल, चीनी, कमल, रोटी। कौन सा सही होगा?
हाँ, कमल और रोटी है, और साथ ही साथ में उस समय चर्बी वाले जो कारतूस का प्रयोग किया गया था वो तात्कालिक कारण था। और बहुत सारे अच्छे इससे 1857 के विद्रोह पर कुछ वक्तव्य थे, ये हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, अब आप लोग थक चुके होंगे शायद। सैनिक विद्रोह का नाम किसने दिया था जानते हैं? लॉरेंस और सीले ने। हम बता दे रहे हैं लेकिन हम पूछेंगे एक ही दो दिन में, फिर इसको आपका गलत नहीं होना चाहिए। और वीडी सावरकर ने कहा था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है ये। आरसी मजूमदार ने कहा था ना तो राष्ट्रीय है ना ही स्वतंत्रता संग्राम है ये। डिजरायली ने कहा था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरायली, इन्होंने कहा था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये कहा था आउट्रम और टेलर ने। आउट्रम और टेलर ने कहा था, आउट्रम और ट्रेलर ने कहा था ये लास्ट वाला सेंटेंस, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। हाँ बिल्कुल सही है, डिजरायली, ये वाला क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता है, ठीक है। पता है मेरे हम ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, कुछ बुक्स भी स्टडी करते रहते हैं, तो इसलिए ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताते रहते हैं। जैसे होता है ना, जो पॉइंट जानते रहते हैं तो वो आपको उड़ेल दें, ऐसा मन करता है कि सारी चीज़ें आपको बता दें। ये चीज़ें होती हैं, जो पढ़ेगा वो समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये अंजलि कैच कर गई। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही? परम 8000 है, परम युवा, परम पद्म है, परम बायोक्रोम है, कौन सा सही होगा? ठीक है, तो पता है क्या चीज़ होती है, जब ना या तो आप लोग स्टडी करते रहिए या तो हम करते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं फिर आप लोग कैच कर लीजिए, वही चीज़ होगी। बल्कि आपका टाइम ही सेव हो जाता है, एकदम से टाइम सेव हो जाता है जब हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको बता देते हैं। बात तो यही हुई ना, या तो आप पढ़िए, उतना आपका टाइम लगेगा, वही चीज़ हम करके आपको बता देते हैं, तो लीप पोत के बराबर हो जाता है ना। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, बहुत ही आसान से, परम 8000 है, विकल्प आपका ये सही होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे के द्वारा किया गया, अब बता देते हैं। CDAC पुणे के द्वारा किया गया। अच्छा, CDAC का फुल फॉर्म आपको बता दें। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है ये कब विकसित किया गया था जानते हैं? 1990 में। कब? 1990 में विकसित किया गया था। चलिए अच्छा ये बताइए, भारत में वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली है, अजमेर है, कश्मीर है, फतेहपुर सीकरी है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ध्यान से देखिए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, जग जाहिर सा क्वेश्चन है, विकल्प बी आपका सही होता है, अजमेर है। भारत में जो चिश्ती सिलसिला है ना, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यही माने जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, प्रथम सूफी सिलसिले में आपको हम बताते हैं, चिश्ती है, जो चिश्ती है, नाम रखे रहते हैं भाई, सिलसिला चिश्ती, और संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अच्छा ये बताइए, सोहरावर्दी इसके संस्थापक, ये एक सिलसिला है, तो आपको बताना है सोहरावर्दी के संस्थापक शिहाबुद्दीन, ध्यान दीजिएगा, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अच्छा एक और सिलसिला है जिसका नाम है नक्शबंदी, इसके हैं ख्वाजा उबैदुल्ला, ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों का एकदम से फेवरेट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए जल्दी से, डेली आप सभी की मॉर्निंग देखिए 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे थ्योरी की क्लास हम स्टार्ट किए हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और एकदम से उसको अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आप पसंद आएगा तो, और 100% पूरी मेहनत के साथ, मेरा पूरा दिल लगा है आज का। और दोपहर के 2 बजे क्लास होती है और रात के 10 बजे, ये 3 क्लासेस होती हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर सच में एक सीट पाना चाहते हैं तो 10 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये पूरा मॉडल पेपर होता है और रात का हम तो रहते हैं जिंदाबाद। यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प आपका डी से होता है,
26 नवंबर। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ था? मेनली 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर वर्ष 2016 से 26 नवंबर वर्ष 2016 से मनाया जा रहा है संविधान दिवस। बात समझ आई? मैंने क्या बोला, सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन बात क्लियर समझ आ गई होगी ना। देखिए, भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को वर्ष 2016 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही में एक पॉइंट होता है, आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, कोई अगर बता सके, 2015 से पूर्व 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? अब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। संविधान दिवस के रूप में तो 2016 से मनाया जाने लगा था। अच्छा, ये बताइए 2015 से पहले किस रूप में मनाया जाता था? बिल्कुल सही, स्मार्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एक और क्वेश्चन है, 26 नवंबर को और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर इसको और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कोई बता दे, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन का मैंने नाम ले लिया, अब आपको हिंट समझ जाना चाहिए। 26 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, बिहार में पता है 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, जितना तक हमको पता रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? अच्छा ये बताइए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये किस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी? आप लोग बता दीजिए, इतना मैंने अब डिटेल में बता दिया। स्वतंत्रता का जो 75वां वर्ष था, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मेरा ना मन नहीं मानता है, चाहे आप जितना भी कुछ कह लें। सही है, सही है, 14 फरवरी पक्का याद होनी चाहिए, मेरा भी बर्थडे है ना उस दिन। अगला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है हाँ 2021 का, हाँ 2021 का, क्योंकि 2022 का 15 अगस्त तो अभी आया नहीं। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये 15 अगस्त 2021 की थीम थी। और आपको यहाँ पर बताना है, पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि किस देश के थे? मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? पहला गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया था, कब मनाया जाएगा? यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियल वाला है, डॉक्यूमेंट में जो पड़ा रहता है। 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। मुख्य अतिथि थे, एक राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे वो आपको बताना है। ना ब्रिटेन नहीं थे, ब्रिटेन नहीं थे। लिंकन कौन सा है? अच्छा, अब्राहम लिंकन, नहीं, ब्रिटेन के नहीं थे, नहीं। चलिए हम विकल्प देते हैं, एक मिनट, जगह ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूएसए, ब्रिटेन, चलिए इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रसिया। चलिए जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के थे। ठीक है, इंडोनेशिया के थे और इनका नाम था सुकर्डो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? हाँ, रिप्लाई पहले नंबर पे आई थी गंगा सरन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बहुत ही आसान सा है, विकल्प डी सही होता है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, चलिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ए ओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1880, 81, 82, 85, कौन सा सही होगा? कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, 1924 में की थी। अच्छा, बेलगांव में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कॉमेट, अनाईमुडी, माउंट एवरेस्ट। सही जवाब कौन सा होगा? आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प ए कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है विकल्प के अनुसार। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, जब हम विकल्प में कंचनजंगा दिए हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन है, K2 है। गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। 1 मिनट, हमने K2 की ये ऊंचाई बताई है, K2 की ऊंचाई बताई है। कंचनजंगा की 8,598 मीटर है और ये हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है। अच्छा ये बताइए, कंचनजंगा है कहाँ पर, किस राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट। अच्छा ये बताइए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत माना जाता है? कौन सा सिद्धांत फेमस है? चलिए हम आपको विकल्प दे देते हैं। 8,848.46, 8,848.86, 8,848.96, 8,850। ये मीटर आगे जोड़ दीजिएगा, किलोमीटर ना जोड़िएगा नहीं तो हो जाएगा बवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। मैंने 4 विकल्प आपको दे दिए भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा विकल्प सही होगा? टेथीज है। ये आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक है, वलित पर्वत है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे, हाँ वो खिसक रही है, वो उसकी बढ़ रही है भाई ऊंचाई। अगला यहाँ पर है विकल्प आपका बी से होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, विकल्प आपका बी। हाँ टेक्टोनिक है ना, जिम कॉर्बेट है। अच्छा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षित है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 1972 या 73 है? कब शुरू किया गया था? टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो था 1973 में सही है, और भारत में पहली बार बाघ की गणना कब की गई थी उसके लिए 1972 सही है। तो 1972 और 73 का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है 73, ये जो भारत में पहली बार ये गणना हुई थी बाघ की 1972 में थी। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ है, और जो 2018 की गणना हुई थी उसके अनुसार बाघ की संख्या अरे लगभग बहुत ज़्यादा थी, 3,000 करीब था, 2,967 या फिर 73 कुछ ऐसे था, दोनों में से एक तो था ऐसे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल या आंध्र प्रदेश, कौन सा सही होगा? सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा किस में है?
अच्छा 67 है ना, हाँ ठीक है 67 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरे नंबर पे किसका है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में से बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 है। उसके बाद किस में है? अरे भाई क्या हो आप लोग एकदम से मतलब रट के बैठे हो क्या? भाई इसमें कर्नाटक में फिर आता है दूसरा नंबर 524 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला, चंद्रयान 2 को लॉन्च जब किया गया था, किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? बताइए तो जाने। चंद्रयान 2 को, रामगंगा, हाँ सही सही पकड़े। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? विकल्प आपको कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, रामगंगा कर दिया गया है, एकदम सही है। बहुत बढ़िया रिप्लाई भाई। 54 टाइगर रिजर्व है, 54वां जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। स्मार्टी की रिप्लाई बहुत ही बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। यहां पर हमारा सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाता है GSLV मॉक, ये 3M1 है, ठीक है। इस लॉन्च यान का प्रयोग किया गया था और बस आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था जानते हैं? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और GSLV MK3M1 इस रॉकेट का नाम था। और फैट बॉय या फिर बाहुबली ना, फैट बॉय या फिर बाहुबली कहा गया, फैट बॉय या फिर बाहुबली भी कहा जाता है। लैंडिंग पॉइंट था इसका दक्षिणी, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था। लैंडर का नाम था विक्रम, ये भी जानते रहिए, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। चलिए अच्छा, मंगलयान के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बस ये क्लास खत्म है, मतलब क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। मंगलयान के बारे में बताते हैं। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। रॉकेट था PSLV XLC-25 था। भारत दुनिया का पहला देश बना जो प्रथम प्रयास में मंगल पर यान को उतारा था, ठीक है। चलिए अच्छा, गगनयान के बारे में बताते हैं। गगनयान ना, गगनयान का नाम सुना है? गगनयान का नाम सुना है? गगनयान, 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 इसमें मनुष्य को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा। हाँ सुना तो है। इससे पहले राकेश शर्मा और कल्पना चावला को विदेशी धरती से भेजा गया था। और गगनयान के तहत आपको बताते चलते सबसे पहले व्योम मित्र नामक रोबोट को भेज करके जांच किया जाएगा। क्या है? व्योम मित्र, ठीक है, व्योम मित्र। और व्योम मित्र दिसंबर 2021 में जाएंगे, मतलब ये प्लान था। और मनुष्य को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा। रॉकेट होगा इसका GSLV MK3, GSLV MK3, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पर रिवीजन कर लें। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं रिवीजन। रिवीजन के लिए रेडी है कि रहने दें? निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? चलिए ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं, जल्दी से करेंगे, 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर हमारा विकल्प B से हो जाता है, AB+ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट इसे बड़ा कर देते हैं भाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प ए है, कोशिका की खोज की थी। विकल्प ए, कोशिका की खोज। अगला, थुम्बाको फिल इन द ब्लैंक की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में माना जाता है। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स का। अगला, पित्त फिल इन द ब्लैंक के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त, ये सही जवाब हो जाता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त, विकल्प आपका ये, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकती है? तो विकल्प आपका ये सही होता है, निकट दृष्टि दोष। किसका कारण? निकट दृष्टि दोष। इस प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है गूगल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH होल ट्वाइस, विकल्प आपका BC होता है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? विकल्प आपका BC होता है 1989 है, 1989 में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका DC होता है डेनमार्क। अच्छा, आपको ये बताना है नए क्वेश्चंस मिले कि नहीं, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे S जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प D 1906। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 22वें नंबर का था। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? विकल्प आपका BC होता है फर्दर, विकल्प BC होता है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प C रीवा है। विकल्प C होता है रीवा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? माधवीकुट्टी विकल्प A कमला दास है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प आपका C महात्मा गांधी। विकल्प आपका C से होता है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? लॉर्ड रिपन, वेबल, इरविन या फिर रीडिंग? सही जवाब हो जाता है विकल्प, यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प A लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका B सही हो जाता है जर्मनी। विकल्प आपका B सही होता है जर्मनी। GST किस तरह का कर है? GST किस तरह का कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपका यहाँ पर D सही हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, ये बताइए, कल 10 बजे आपकी थ्योरी की क्लास होगी, तो अभी आपसे पूछेंगे लास्ट में, सच में मतलब इंटरेस्ट है कि हम खाली मेहनत करें? जैसा होगा आप लोग बता दीजिएगा। नहीं तो पता है थ्योरी क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, वो भी जब एकदम से बढ़िया से आप प्रोवाइड कराएंगे। आप देखेंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ये सही होता है फ्रांस है B। और कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई थी, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन ये है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये विकल्प आपका सही हो जाता है D जोसेफ नोएल पैटर्न। विकल्प D सही होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। ये बहुत बार पूछा जाता है और भले ना पूछा जाए लेकिन क्वेश्चन बड़ा कराया जाता है। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली है, अजमेर है, कश्मीर है, फतेहपुर सीकरी है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प B अजमेर। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, विकल्प आपका D सही हो जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, राइट। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था A.O. ह्यूम ने किया था। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विकल्प के अकॉर्डिंग विकल्प आपका ए सही होता है कंचनजंगा, नहीं तो होगा गॉडविन ऑस्टिन K2 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? बाघ संरक्षित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा हो गया। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? GSLV, MK3, M1। विकल्प आपका यहाँ पर B सही हो जाता है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ही आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट।
और डेली आप लोग माइंड में रखिए 10 बजे सुबह होती है। हाँ, ये दोपहर के 2 बजे होती है, रात के 10 बजे, ये 3 क्लासेस हैं। और आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में जो हम कभी काम दे देते हैं जैसे होमवर्क, तो आप लोग उसे तैयार जरूर किया करिए। काम वर्क क्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं काम वर्क हो गया, तो इसे आप लोग जरूर जरूर तैयार किया करिए। उससे कभी क्वेश्चन, उससे ना जो ये क्लास होती है ना ऑनलाइन, उससे क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 10 बजे की जो हमारी थ्योरी क्लास होती है, सुबह हमने थ्योरी क्लास फिक्स करी है, तो सुबह थ्योरी क्लास और ऐसे पर्टिकुलर अल्टरनेट डे पे चलती रहेगी। तो 10 बजे थ्योरी क्लास है। और अभी मैंने साइंस शुरू किया है। आज की क्लास जो थी आप लोगों ने पहले की थी, लेकिन हमने जानबूझ के उसको अपलोड किया, क्योंकि मतलब एकदम से जीरो से आप शुरू करिए। तो कल आपकी अगली थ्योरी की क्लास होगी। अभी पता मैंने पूरे दिन भर हमने उसको मतलब नोट्स, वो पूरा पीडीएफ तैयार किया है, अभी उसको बोलना बाकी है। तो अभी वो करेंगे रात भर। हाँ, तो ये आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, नहीं तो हम बड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ही करनी होती हैं। हाँ हाँ, टॉपिक वहाँ पर कवर कराएंगे, टॉपिक पूरा, टॉपिक 100% वहाँ पे टॉपिक चलेगा। और टॉपिक के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए। हम्म भाई धीरे धीरे वो वादा भी तो पूरा करना है ना, और वो एक बार में पूरा हो नहीं सकता है। जब तक वो थ्योरी बहुत ब्रॉड सिलेबस है, और डिटेल में जब अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा ज़रूर ना। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अभी आप चाहें तो एकदम से उसको कवर कर सकते हैं। और पता है, कभी एक चीज़ ये अपने माइंड में बैठा करके रखिए, एक चीज़ कब है कब नहीं है हम, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिए। लेकिन हम तो भरसक कोशिश करते रहते हैं ना, जब तक हैं तब तक कायदे से पढ़ लीजिए। हाँ, तो ये चीज़ भी सोचते रहिए। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ, हम जाएंगे नहीं दुनिया छोड़ के। हाँ, तो आज का सवाल आप लोग नोट करिए। और हम पूरी ईमानदारी से पूरा टाइम देते हैं, पता है, हम पूरा टाइम यही तो करते हैं, हम कुछ और काम थोड़ी ना करते हैं। थ्योरी के बाद प्रश्न भी, हाँ थ्योरी के बाद प्रश्न भी हाँ तैयार हो जाते हैं। थ्योरी के बाद प्रश्न भी जरूर, थ्योरी के बाद सारे ऑब्जेक्टिव, थ्योरी में फिर उसके बाद से बिना ऑब्जेक्टिव के वो क्लास ही नहीं रखेंगे। थ्योरी होगा प्लस ऑब्जेक्टिव, थ्योरी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ में चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हम्म, अच्छा उड़ान योजना आप लोगों ने नाम सुना है? उड़ान योजना, उड़ान योजना के बारे में आप बताइएगा। उड़ान योजना के बारे में हमें जानना है, आप लोग बताइएगा। हाँ ठीक है। हाँ एक बात सुन लीजिए, फिर हम जाएं। अच्छा ठीक है, हाँ सुनिए। हमको लिवाच लिवा, हाँ मैम कौन देखने आया था आपको? कौन देखने आया था? कोई नहीं, गेट खोलना था अभी ना। उड़ान योजना मुंबई ने शुरू किया, अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा दूसरी, दूसरी हृदय योजना, हृदय, दो योजना पूछेंगे। हृदय, हृदय ऐसे तो थोड़ी ना लिखा जाता है। हृदय योजना, ये दोनों पूछना है, दोनों आपको बताना है। आज योजना ही पूछते हैं, उड़ान योजना, हृदय योजना। वैसे मैंने ये दोनों बताया नहीं आपको, बस इतना बताएंगे। हृदय योजना है 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और साथ ही साथ में उड़ान योजना 2017, 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई थी। और हृदय का उद्देश्य क्या है, उड़ान का डिटेल में आपको बताना है। वो एक वो तो होगी, अब पता नहीं कब, मेरा कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। कहिए तो हम पोस्टपोन सारी चीज़ें कर दें। हाँ एकदम से हटा ही दें। चलिए मिलते हैं ना फिर। एड्रेस नहीं बताया, 2021 से 2022 हो गया। अच्छा हम चलें? हाँ ठीक है ठीक है, सबको लेवा चलेंगे, जितने लोग तैयार रहेंगे हाथ उठाएं जल्दी से। अरे हम देश छोड़ के, दुनिया छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं, क्लास तो लेते ही रहेंगे ना। लेकिन जितना अभी मेरे पास टाइम है, तो शायद ना रह पाए, पता नहीं, होता नहीं कि एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली कैसी। जाते ही ये थोड़ी ना हो जाएगा, अच्छा लड़ना शुरू कर दे, नहीं मेरे को क्लास लेनी है, आंदोलन करके बैठ गए धरने पे।
लेकिन फिर भी आप लोग परेशान मत होइए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्लासेस होती रहेंगी, हम ही कराएंगे, ठीक है। मैम पढ़िए ना ऊपर, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। अच्छा क्या पढ़ा? उड़ान योजना, राज की प्रेम कि मैं मॉर्निंग में जितना क्वेश्चन और जो आप बीच बीच में, अच्छा मॉर्निंग में जितना क्वेश्चन और जो बीच बीच में पूछती हैं क्वेश्चन वो मॉर्निंग में रखें और रात में थ्योरी करवा लीजिए, क्योंकि इस समय आते आते थक जाते हैं, मॉर्निंग से माइंड। अरे नहीं, मेरे पास आप नहीं समझ रहे हैं, माइंड फ्रेश फ्रेश हर समय रहेगा, परेशान मत होइए। अभी मेरे पास एकदम से टाइम रहता है, पता है, थ्योरी जैसे एकदम से माइंड फ्रेश। पढ़ने वाले बच्चों का माइंड थका कब रहता है? कभी नहीं थका रहता है, माइंड थकेगा नहीं, कुछ नहीं। सुबह सुबह ना, सुबह सुबह टाइम नहीं है मेरे पास, रात में पूरा एकदम से हम रिलैक्स हो गए, हम सुबह क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे। तो ये वाला टाइम ना, ये इस वजह से हम पढ़ लिए सिड, मैंने मैसेज पढ़ लिया। हाँ ये चलिए, नहीं अभी अरे भगवान हमने ये बोला है, अरे कोई नहीं है अभी, कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है ना, चिपका देंगे इस बार शादी कर, मतलब पेरेंट्स एकदम से, हाँ तो ये है कंफर्म। वो तो मेरा, वो मेरी हरकतें रहती हैं ना, कि मेरी हरकतें थोड़ी सी शादी वाली टाइप में होती नहीं है, मतलब वो हम इग्नोर करते मारते चलते रहते हैं कि ठीक है ऐसा। हम ये बता रहे हैं आपको अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको एक बता रहे हैं, प्लानिंग बता रहे हैं, तो वो भी कर कर होता नहीं, निपटा दें अकेले। अब तो बस ऐसे ही ना, तो बस ये चीज़ें अगर हम ना बताए ना, आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा और क्लासेस भी कंटिन्यू होती रहेंगी। और आपको पता है हम ऐसे थोड़ी ना कर लेंगे ना, मतलब कहीं पर भी ठीक है, कुछ चीज़ें अपनी भी रहती हैं। नहीं फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, नहीं 11 मई को नहीं है। अरे हम ऐसे हैं ना कि अगर सच में मेरे को समझ आ जाए, पता है बस एक एक लाइन बोलेंगे, अगर मेरे को समझ आ जाए हम 4 दिन में शादी कर लेंगे, नहीं समझ आएगा शायद हमारा 4 साल भी लग जाए, मतलब ये कंडीशन है मेरे साथ। अगर मेरे को समझ आ जाए 4 दिन क्या, मतलब 4 दिन से अगर कम है ना, 2 दिन में हम कर लें, ये कंडीशन है। लेकिन अगर नहीं समझ आए तो मेरे लिए बड़ा ही पहाड़ सा रहता है, मेरा मन ही ना करता खिसकने का, जैसे ये वाली है। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। बस और कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें होनी है एक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच में सीरियसली हम 1 घंटे में भी कर लें, ऐसी कंडीशन है, कुछ करना ही कहाँ है, फटाफट से ये बुकिंग वो बुकिंग, बस उसके बाद से शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ हमारे जो रीति रिवाज हैं वो 1 दिन में होते नहीं हैं, तो इसलिए लगभग लगभग कहा जाता है 1 हफ्ते, 4 दिन, 10 दिन कहा जाता है। तो बस ये चीज़ें हैं, और एक मुहूर्त भी देखा जाता है, ये सारी चीज़ें बस, और कुछ नहीं। सोते थोड़े से कम है, और बस कोई नहीं। लव यू ऑल। हम नहीं, अरे फंस चुके कुछ नहीं भाई, हम फंसा के नहीं जाएंगे, एकदम से उद्धार करके जाएंगे। मेरा उद्धार उद्धार कुछ हमको होना होना है नहीं मेरा, तो बस इतना है, हम उद्धार करके जाएंगे, या फिर कहीं जा नहीं रहे भाई, रहेंगे यहीं पे रहेंगे, धरती पे रहेंगे, बस इतना जानिए, धरती पे रहेंगे और नेटवर्क हर जगह पे है, तो हम अवेलेबल रहेंगे, परेशान मत होइए। बस आपसे ये कहते हैं कि अगर मेरे पास अभी टाइम है ना, जो जितनी चीज़ें आपको करा रहे कर लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा काम का आता है, तो एक्सपीरियंस मेरे पास अच्छा खासा है। और साथ ही साथ में जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे, आपको एकदम से 100%, पहले यकीन भले ना हो मेरे ऊपर, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल से आएंगे ना, 100% आपको मेरे ऊपर यकीन होगा, 100 कम 200, 200% आपको यकीन हो जाएगा, इतनी तो गारंटी है। अगर मैंने कभी भी आपको ईवीएस पढ़ाया तो ईवीएस में 100% आपके फंसे, चाहे जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, चाहे जैसे भी आप देखिए, तो सारे, चाहे जो भी एग्ज़ाम पेपर, ईवीएस से मैंने स्टार्ट ही किया था, ईवीएस ही था, मेन था मेरा, ठीक है। आंखों के नीचे काला हो जाएगा, अरे कोई नहीं मना करेगा, अरे फिर वही बात, आंखों का काला धब्बा गालों के, ये क्या क्या जो भी डायलॉग है, कौन देख रहा है? कुछ नहीं देखता भाई। अब परम सुंदरी बने रहिए, कुछ ना पड़े रहिए, कोई नहीं पसंद करेगा, वैसी चीज़ें हैं, बता रहे हैं जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो खाली भ्रम रहता है। और जिसको जो बड़ी परम सुंदरी वाले को पसंद करता है, तो
इम्पोर्टेंस देने के लिए या फिर रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें देने के लिए नहीं, बस वो परम सुंदरी, वही बहुत सारी चीज़ें भाई, वो मेरे से मत शुरू करवाइए। तो सबके नज़र नज़र की बात होती है। हाँ, बस वही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं है। सब खप जाते हैं, हम भी खप जाएंगे। मैं मत शादी करें आप। हाँ, सभी यही कहते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे घर वाले सभी बताते हैं, लेकिन तब तब भी सब शादी करनी है ना। ठीक है। अरे बाप रे, थोड़ी देर। दीदी, नहीं मुझे अध्यापिका चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी, पहले अध्यापक बन जाइए, अध्यापिका जरूर मिलेगी। चलिए अब चलो, अब चले। अरे मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाए, मुंह में पूरे दाने हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, तगड़ा होना चाहिए, और आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और ये कभी है कभी नहीं, ये बहुत ही क्षणिक चीज़ें होती हैं, इससे आपकी जो फेस कटिंग, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, आपकी फेस कटिंग, कलर, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती है। और शरीर है, ये सब चीज़ें होती रहती, हटती रहती, ये है, चलता रहता है। फौजन चाहिए, बहुत बढ़िया भाई, फौजी बन जाइए। चलिए अब मिलते हैं ना, रुको थोड़ी देर। कितनी बढ़िया तो है, कोई पद ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी घरवाली तो है ना। हमें किसी तरह नौकरी चाहिए। अच्छा। गंगा शरण, अच्छा, बड़ा दीवान, थैंक यू। किसी तरह नौकरी चाहिए। पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पहले, थोड़ा सा ना पंचायती कम करो, नौकरी पढ़ लियो। हाँ, हम फंस चुके हैं। हम फंस चुके हैं। अरे भाई, पक, पता नहीं क्या 10 घंटे में इनका मैसेज पढ़ने को मिलता है। इनके मन से नहीं काम करती होंगी। चलिए हम, अरे टीचर बना के छोड़ेंगे, बस कुछ नहीं, परेशान मत होइए। अरे भाई 100% गवर्नमेंट, पढ़ने वालों को नहीं मिलेगी फिर किससे मिलेगी? 100% गवर्नमेंट जॉब मिल करके रहेगी, परेशान मत होइए। और एकदम से पूरा फोकस रहिए हमेशा, एकदम से ना कुछ कर पाए तो आप जरूर 10 बजे 2 बजे इतना तो कर सकते हैं, 10 बजे 2 बजे रात के 10 बजे इतना तो कर ही सकते हैं ना। दिन भर वैसे ही आप क्या क्या करते रहते हैं, चाहे जो भी करते रहते हैं, लेकिन जब भी आप क्लास में आते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता होगा। और साथ ही साथ में आपका एक टारगेट तो बचता है। आप पता है, सिलेबस उठाइए, आप सिलेबस उठाइए और देखिए, एकदम से एक लाइन से तैयारी करिए, सिलेबस उठाइए, एक लाइन से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अरे ये हमको समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भैया। मैम शादी के बाद बहुत परेशान हो जाएंगे, ये हमको भी लगता है, हम बहुत डरते हैं। पता, हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन सीरियसली है कि मतलब हम बहुत डरते हैं, एक चीज़ से बड़े ज़्यादा डर जाते हैं, पता है क्या, कि मतलब नहीं बता नहीं सकते, बस ये डरते हैं ना कि अभी लाइफ मेरी बड़ी फ्री वाली है, ना कोई दबाव ना कोई प्रेशर। सबसे ज़्यादा मुझे ना प्रेशर, दबाव, ये एक डोमिनेटिंग नेचर बिल्कुल नहीं पसंद। हम बस यही चीज़ से डरते हैं, बाकी ना मेरे को कुछ ना रहे। मतलब ये 2-3 चीज़ें जो होती है ना, फोर्स करना, डोमिनेटिंग नेचर, ऐसा कि जैसे होता नहीं दबा करके रखना, और तो ये चीज़ें ना हो बस। और मुझे मुझे मतलब मैं हर चीज़ को मैनेज कर सकती हूँ एक बार के लिए आराम से, लेकिन ये चीज़ नहीं मैनेज हो सकती, मतलब मन नहीं करता है बस ऐसा, इस चीज़ से बहुत डरते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सुबह मिलेंगे 10 बजे, तब तक लिए पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आज का सवाल मैंने 2 पूछ लिया, आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।